इस मूवी को देखकर मुझे मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया का ये डायलॉग याद आ गया, तू नाव पे चढ़ना यानी गार फाड़ के मरना। लेकिन इस हसीन दिलरुबा का तो कुछ और ही मानना है। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो सिर्फ रिश्ते निभाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही दिलरुबा है जिसकी पहली मूवी में उसके आशिक नील को इश्क में फना होना पड़ता है और रिशु को खाने खुजाने और हिलाने के लिए एक ही हाथ पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि उसका दूसरा हाथ उसने अपनी महबूबा के लिए मोहब्बत की जंग में कुर्बान कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी की। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको न्यू रिलीज लेटेस्ट मूवी और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिल सके। हमें पहले सीन में दिखाया जाता है झमाझम बारिश में लाल साड़ी पहने हुए भागती हुई दिलरुबा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो बताती है उसका पति उसे जान से मार देगा। वो अपनी जान बचाने की और उसके पति को अरेस्ट करने की हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है। ये सीन यहीं समाप्त हो जाता है। फिर हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीवी पर न्यूज चल रही थी कि आगरा के यमुना नदी में खूंखार मगरमच्छ घूम रहे हैं जो इंसानों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। फिर हमें अभिमन्यु जी को दिखाया जाता है जो एक कंपाउंडर है। वो अपने मरीज का इलाज करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। हमें पता चलता है रानी भी इसी घर में रहती है, रानी जो सभी जवां दिलों की दिलरुबा है। अब से मैं भी रानी को दिलरुबा ही बोलूंगा क्योंकि सुनने में सेक्सी लगता है। तभी वहाँ दिलरुबा आ जाती है, जिनकी खूबसूरती को देखकर कंपाउंडर साहब को लाइलाज बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का नाम है मोहब्बत। इनको भी दिलरुबा से फटे मोहब्बत हो जाती है और दिलरुबा जो ज्यादातर ब्यूटी पार्लर के काम में बिजी ही रहती थी, वो आज जल्दबाजी में अभिमन्यु से टकराती है, जिससे अभिमन्यु के टमाटर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर दिलरुबा टमाटर उठाने में अभिमन्यु की मदद करती है। अभिमन्यु दिलरुबा को देखता ही रह जाता है। अभिमन्यु के दिल में रोमांटिक म्यूजिक बजना भी शुरू हो जाता है। अब दिलरुबा अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, लेकिन जल्दबाजी में वो ब्यूटी पार्लर की डमी वहीं भूल जाती है। तभी अभिमन्यु डमी को लेकर भागता हुआ ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल जाता है। ब्यूटी पार्लर पहुँचते पहुँचते अभिमन्यु की हालत खराब हो चुकी थी। दिलरुबा डमी के लिए उसे थैंक यू बोलती है और अपने काम में बिजी होने के कारण थोड़ी देर बाद बात करने के लिए बोलती है, लेकिन दिलरुबा अपने काम में इतना बिजी हो जाती है कि वो भूल जाती है कि अभिमन्यु अभी भी बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा है। तभी वहाँ तेज बारिश होने लगती है, लेकिन अभिमन्यु अभी भी वहाँ बैठ के दिलरुबा का इंतजार कर रहा होता है। जब दिलरुबा अभिमन्यु को वहाँ बैठा हुआ देखती है, वो छाता लेकर अभिमन्यु के पास आ जाती है और दिलरुबा को देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो दिलरुबा को फ्राइडे को अपने साथ मूवी देखने के लिए बोलता है। दिलरुबा मान जाती है और तभी हमें रिशु को दिखाया जाता है जो यहाँ से निकल रहा था। ये वही रिशु है जिन्होंने अपने मोहब्बत के लिए अपने हाथ की कुर्बानी दे दी थी और हमें पता चलता है कि रिशु पुलिस वालों के सामने अपने आप को मरा हुआ साबित करके यहाँ आगरा में दिलरुबा के साथ छुपते छुपाते रह रहा होता है। रिशु और दिलरुबा यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग रहते हैं और यहाँ से निकलने का जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं। रिशु इसी सिलसिले में गुड्डू के पास जाता है जो एक ट्रैवल एजेंट है। गुड्डू बताता है तुम्हारा यहाँ से थाईलैंड जाने का जुगाड़ हो गया है, लेकिन इसमें अभी 2 महीनों का वक्त लगेगा। इसके बाद रिशु अपने घर वापिस आ जाता है, जहाँ की मकान मालकिन पूनम जो एक पैर से थोड़ी हैंडीकैप है और चलने के लिए वॉकिंग स्टिक की सहायता लेती है। वो रिशु पर फिदा थी, उसके साथ रोमांस करना चाहती थी। इनसे ठीक से चला नहीं जा रहा और इनके चाल चलन तो देखो। पर बेचारा रिशु पूनम से दूर रहने की कोशिश करता है और अगले दिन रिशु दिलरुबा से मिलता है और बताता है हमारे यहाँ से निकलने का जुगाड़ पक्का हो गया है, 2 महीनों बाद हम यहाँ से थाईलैंड चले जाएंगे। ये सुनकर दिलरुबा बहुत खुश होती है। वो रिशु को अभिमन्यु के बारे में बताती है। अभिमन्यु मेरे प्यार में पागल हो चुका है। जिसके बाद हमें अभिमन्यु को दिखाया जाता है आज फ्राइडे है और आज उसे दिलरुबा के साथ मूवी देखने जाना है। वो एक फूलों का गुलदस्ता लेकर थिएटर पहुंच जाता है और वहां की सारी टिकटें खरीद लेता है और इंतजार करने लगता है दिलरुबा का, लेकिन दिलरुबा वहां नहीं जाती। वो रिशु के साथ होती है। वो रोमांस करते करते उठापटक करना स्टार्ट कर देते हैं और रात के 9 बज चुके थे, लेकिन अभी दिलरुबा अभिमन्यु के पास नहीं पहुँचती। तो अभिमन्यु दिलरुबा के घर पहुँच जाता है। दिलरुबा अभिमन्यु से माफी मांगती है। तभी अभिमन्यु बोलता है माफी मत मांगो, फ्राइडे को मेरे साथ मूवी देखने चल देना। दिलरुबा इस बार भी हाँ बोल देती है। फिर दिलरुबा रात में रिशु से मार्केट में मिलती है और अभिमन्यु के बारे में सब कुछ बता देती है। अभिमन्यु के साथ क्या क्या हुआ ये दोनों बात ही कर रहे थे। तभी वहाँ एक चोर आता है और दिलरुबा का पर्स लेकर भागने लगता है। रिशु उसका पीछा करता है
तभी उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और पुलिस की गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर होते हैं। वो दिलरुबा के घर पहुँच जाते हैं। उन्होंने चोर को पकड़ लिया था और वो यहाँ दिलरुबा का पर्स वापिस करने आए थे। अब इंस्पेक्टर किशोर को शक हो जाता है कि रिशु मरा नहीं है, शायद वो यही है आगरा में। इसके बाद अगले फ्राइडे को दिलरुबा अभिमन्यु के साथ फिल्म देखने जाती है। यहाँ रिशु भी आया होता है और इंस्पेक्टर किशोर भी आए होते हैं। रिशु इंस्पेक्टर किशोर को देख लेता है और यहाँ से भाग निकलता है। रिशु को पता चल जाता है कि वो ना हो वो दिलरुबा का पीछा करते करते ही यहाँ तक पहुँचे थे। वो अपने फोन से सिम निकालता है और उसे फेंक देता है। दिलरुबा रिशु को फोन करती है तो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। रात में रिशु लैंडलाइन फोन से दिलरुबा को कॉल करता है और बताता है पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं और वो सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शक हो गया है कि मैं जिंदा हूँ और हो सकता है पुलिस वाले तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला ले पूछताछ के लिए। और रिशु की काली जुबान, उसे अगले दिन पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है पूछताछ के लिए। पूछताछ करने वाले इंस्पेक्टर किशोर बताते हैं कि हमने तुम्हारी कॉल डिटेल निकाली थी, तुम किसी से घंटों तक बात करती हो, आखिर कौन है वो? दिलरुबा बताती है वो उसका एक दोस्त है। तभी वहाँ पर एक और पुलिस वाला आ जाता है जिसका नाम होता है मृत्युंजय और दिलरुबा को बताता है कि इस केस को आगे अब वो हैंडल करेंगे। वो दिलरुबा को ये भी बताते हैं कि नील उन्हीं का भतीजा था और मैं उनका चाचा हूँ। अब वो दिलरुबा से कहते हैं कि ये केस मेरे लिए पर्सनल हो चुका है और मेरी एक गंदी आदत है, मैं जिस केस के पीछे पड़ जाता हूँ तो बस हाथ धो के पीछे पड़ जाता हूँ। और वो बोलते हैं रिशु भी उन्हें बहुत अच्छे से जानता है, पूछना उससे मिंटो चाचा कौन है। फिर वो दिलरुबा की कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछता है, तुम कॉल पर इतनी देर तक किससे बात करती हो और तुम जिससे बात करती हो वो ट्रैवल एजेंट के पास क्यों जाता है? दिलरुबा बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तभी मृत्युंजय बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, रिशु जिंदा है और वो यहीं पर है, पर मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। फिर दिलरुबा जहाँ रहती थी पुलिस वाले उस जगह के आसपास रिशु की फोटो लेकर पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और रिशु को भी इस बात का पता चल जाता है कि पुलिस वाले उसकी तहकीकात करना शुरू कर चुके हैं। वो देखते हैं कि ट्रैवल एजेंट गुड्डू को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया है जो रिशु को थाईलैंड भेजने वाला था। और अभी किशोर सर रिशु को ढूंढते हुए पूनम के घर पहुंच जाते हैं। रिशु के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पूनम सबके लिए चाय लाने के बहाने से रिशु के पास जाती है और बोलती है पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, क्या वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं? पूनम को पता चल जाता है कि रिशु कुछ तो छुपा रहा है। वो पुलिस वालों के पास वापस जाती है और बोल देती है इस आदमी को वो नहीं जानती। इंस्पेक्टर किशोर अपनी टीम को लेकर वापस चले जाते हैं। पूनम ने पुलिस वालों से सच इसलिए नहीं बताया था ताकि वो रिशु का फायदा उठा सके और अपनी उठापटक वाली मनोकामना को पूरी कर सके। और इधर रिशु दिलरुबा के घर पहुंच जाता है। वो दिलरुबा को बोलता है सब खत्म हो गया है, हमने जो यहाँ से निकलने का सपना देखा था, साथ में जीने मरने का सपना देखा था, वो सब खत्म हो चुका है। गुड्डू ट्रैवल एजेंट को पुलिस ने पकड़ लिया है जिसके पास हमारे पैसे भी थे और मेरी मकान मालकिन को भी मुझ पर शक हो गया है। मृत्युंजय यानी मिंटो चाचा भी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। वो बोलता है अब मैं सरेंडर कर दूंगा, लेकिन दिलरुबा बोलती है नहीं, हम यहाँ से भाग जाएंगे। रिशु बोलता है मैं मिंटू चाचा को अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर हम यहाँ से भागेंगे तो वो एक न एक दिन हमें ढूंढ ही लेंगे और फिर हमें भगा भगा के मारेंगे। तभी उनके घर के नीचे कुछ आवाज होती है, वहाँ अभिमन्यु होता है। दिलरुबा उसे देखती है और उसके मन में एक खुरापाती आइडिया आता है। वो रिशु से बोलती है अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो पुलिस हमें कभी भी नहीं ढूंढेगी और फिर हम सही समय देखकर यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। फिर फ्राइडे का दिन आता है और अभिमन्यु मूवी थिएटर के बाहर दिलरुबा का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ लाल साड़ी में दिलरुबा आती है और अभिमन्यु बोलता है मुझे लगा तो आज भी मुझे इंतजार ही करवाओगी। दिलरुबा बोलती है आज मैं तुम्हारा इंतजार खत्म करने आई हूँ और वो अभिमन्यु को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। ये सुनकर अभिमन्यु की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन ये दिलरुबा का एक प्लान होता है पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए। लेकिन रिशु इससे नाखुश होता है। उसने दिलरुबा को समझाया भी था, पर इसके कुछ दिन बाद अभिमन्यु और दिलरुबा की शादी हो रही होती है। रिशु भी यही होता है, वह अपनी बीवी की शादी होते हुए देख रहा था। रिशु को इस चीज का बहुत बुरा लगता है। तब सुहाग रात वाली रात आती है। अभिमन्यु दिलरुबा से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। दिलरुबा उसे समझाती है मैंने तुमसे शादी जरूर की है, पर मैं अभी अपने पति रिशु को नहीं भूल पाई हूँ और मैं अभी कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर
अभिमन्यु भी अपने बारे में बताता है कि बचपन में ही उसके फैमिली के सारे लोगों की डेथ हो गई थी। उसने अभी तक अपना जीवन अकेले ही काटा है। फिर वो कई बार दिलरुबा से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी जोर नहीं देता। उसे ऐसा लगता है कि दिलरुबा को भी उस पर एक दिन प्यार जरूर आएगा। फिर एक रात को दिलरुबा अभिमन्यु को पंडित जी के बुक के बारे में बताती है और बोलती है, मैं पंडित जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने दिनेश पंडित की सारी बुक पढ़ी है। दोस्तों बेसिकली इस बुक में खतरनाक षड्यंत्र रचने की विधि लिखी होती है, लेकिन अभिमन्यु ने पंडित जी की कभी कोई बुक नहीं पढ़ी होती। और दूसरी तरफ पूनम रिशु के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है, और जब वो रिशु के करीब आती है तभी दिलरुबा उन्हें देख लेती है। रिशु भी दिलरुबा को देख लेता है और दौड़ता हुआ दिलरुबा के पास जाता है और उसे समझाता है कि पूनम उसके पीछे पड़ी है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिलरुबा रिशु को उल्टा सीधा सुनाकर घर चली जाती है और वहाँ वो गुस्से में बहुत सारी शराब पी लेती है और नशे में दिलरुबा अभिमन्यु को बता देती है कि रिशु जिंदा है, जिससे उसकी मकान मालकिन पूनम प्यार करती है। रिशु मुझसे प्यार करता है और मैं सिर्फ रिशु से प्यार करती हूँ और धोखा तुम्हारे साथ हो रहा है। दिलरुबा की ये सारी बातें अभिमन्यु के दिल पे किसी खंजर की तरह लग रही होती है। अगली सुबह अभिमन्यु दिलरुबा से रिशु को कॉल करके खुद से मिलवाने के लिए बोलता है। दिलरुबा कॉल करती है, फिर वो तीनों मेले में झूले के ऊपर बैठ के बातें करते हैं। अभिमन्यु बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। फिर रिशु पूछता है, तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है फिर भी तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? अभिमन्यु बताता है, कभी न कभी दिलरुबा का तुमसे दिल भर जाएगा, वो फिर मेरे पास ही आएगी। अभिमन्यु की ये बात सुनकर रिशु को एहसास हो जाता है कि अभिमन्यु एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो लोग मजबूरी में उसकी हेल्प ले ही लेते हैं। अभिमन्यु रिशु को अपने क्लिनिक में ले जाता है, यहाँ वो पुलिस से बच के सेफ रह सकता है और रिशु को बताता है कि 2 दिनों में उसके पासपोर्ट और टिकट का जुगाड़ हो जाएगा, फिर वो इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देगा। और अभिमन्यु के जाने के बाद यहाँ पूनम आती है। वो रिशु का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई थी। फिर यहाँ एक रोमांटिक माहौल बन जाता है और रिशु पूनम को किस करता है और बताता है अब वो पूनम से 1 महीने बाद मिलेगा। ये सुनकर पूनम खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर लल्लन आ जाता है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और लल्लन के जाने के बाद अभिमन्यु फिर आ जाता है। अभिमन्यु रिशु के लिए खाना लेकर आया होता है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अभिमन्यु की बातें सुनकर पता चलता है कि अभिमन्यु दिलरुबा के प्यार में पागल हो चुका है और अभिमन्यु रिशु को बताता है कि जमीन के लिए उससे उसके चाचा की लड़ाई हो गई थी, जिससे उसने अपने चाचा को और उसके सारे फैमिली मेंबर को मार दिया था। और रिशु को ये सब सुनकर यकीन हो जाता है अभिमन्यु एक अच्छा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है और हमें बचाने में जरूर इसकी कोई ना कोई चाल है। रिशु अभिमन्यु के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो अभिमन्यु के सामने ज्यादा टिक नहीं पाता। अभिमन्यु उसे गिरा देता है और अपने क्लिनिक में बंद करके वहाँ से चला जाता है। और फिर अभिमन्यु दिलरुबा के साथ यमुना नदी के पास घूमने निकल जाता है और बताता है, आज तक जिसने भी मुझे धोखा दिया है मैंने उसे कभी माफ नहीं किया। और अभिमन्यु के बारे में भी कुछ बातें पता चलती है, जिसमें वो बताता है, मैंने अपनी फैमिली मेंबर को भी नहीं छोड़ा था। इसका मतलब अभिमन्यु ने अपनी फैमिली मेंबर को मारा था और चाचा को भी मारा था और चाचा के फैमिली को भी मारा था। इसका मतलब साफ था कि अभिमन्यु एक साइको किलर है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। और दूसरी तरफ रिशु क्लिनिक से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और रात में अभिमन्यु दिलरुबा को लेकर घर वापस आ जाता है और बताता है, हमें एक चीज और है जो जुड़ती है। ये बोलते हुए वो अलमारी खोलता है जो पंडित जी की किताबों से भरी पड़ी थी। वो दिलरुबा के हाथ को पकड़कर मसलना शुरू कर देता है और बोलता है कि उसने भी पंडित जी की सारी किताबें पढ़ी हैं। दिलरुबा अपनी सारी प्लानिंग उसी बुक के आधार पर करती थी। फिर वो दिलरुबा को गिरा देता है और दिलरुबा का सर टेबल से टकरा जाता है। हमें मूवी का पहले भाग वाला सीन फिर से दिखाया जाता है। दिलरुबा भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बोलती है कि उसका पति उसे मार डालेगा। और यहाँ दिलरुबा ने पुलिस को रिशु के बारे में भी सब कुछ बता दिया था कि वो जिंदा है और उसका पति उसे भी मार देगा। मिंटू चाचा को ये भी बता देती है कि अभिमन्यु ने ही अपने फैमिली को मारा था। मिंटू चाचा इंस्पेक्टर किशोर को कॉल करते हैं। फिर किशोर रिशु और अभिमन्यु को
ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी इंस्पेक्टर किशोर के पास कॉल आता है। उन्हें पता चलता है यमुना नदी के पास 2 लाशें मिली हैं और उन्हें लगता है कि ये लाश अभिमन्यु और रिशु की है, इसलिए वो दिलरुबा को भी वहाँ बुला लेते हैं जिससे कि वो पहचान कर सके। लेकिन वो लाशें जल चुकी थी जिनको देखकर पहचानना नामुमकिन था। यहाँ एक अभिमन्यु का सूटकेस था और एक स्टिक थी जिसे देखकर दिलरुबा को पता चल जाता है कि वो किन 2 लोगों की लाशें हैं और पुलिस वालों को लगता है ये सब दिलरुबा ने करवाया है, इसलिए वो दिलरुबा को अरेस्ट करके ले जाते हैं और लॉकअप में बंद कर देते हैं। दिलरुबा की फिर ताबड़तोड़ कुटाई पिटाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दिलरुबा भी पुरानी खिलाड़ी थी, वो पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताती है। फिर मिंटू चाचा मीडिया में एक छोटी खबर फैला देते हैं कि पुलिस वाले अपने नाकामयाबी की वजह से परेशान होकर लॉकअप में दिलरुबा को 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं। न्यूज़ रिशु भी देख रहा होता है और अपनी दिलरुबा की हिफाजत करने के लिए वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो बोलता है वो सरेंडर कर देगा, लेकिन पुलिस वालों को दिलरुबा को छोड़ना होगा। वो आज रात 8 बजे रेलवे ब्रिज पर इंतजार करेगा। दिलरुबा अगर सही सलामत उसके पास आ जाएगी तो वो सरेंडर कर देगा। मिंटू चाचा वीडियो देखने के बाद अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब रिशु ब्रिज पर आएगा तो पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि रिशु दिलरुबा को लेकर भागने में कामयाब ना हो पाए और रात हो जाती है। मिंटू चाचा दिलरुबा को लेकर ब्रिज पर पहुंच जाते हैं और रिशु ट्रेन को रोककर सरेंडर करने के लिए आगे आ जाता है। उसके बाद मिंटू चाचा दिलरुबा को रिशु से मिलने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही दिलरुबा रिशु से मिलती है वो बोलती है तुम सरेंडर नहीं करोगे, हम भाग जाएंगे। तभी पुलिस वाले अपना घेराबंदी करना शुरू कर देते हैं। वो ब्रिज के पास तक आते हैं और रुक जाते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला आगे आने लगता है। तभी किशोर मिंटू चाचा से पूछता है ये कौन है जो हमारा चक्रव्यूह खराब कर रहा है। मिंटू चाचा दूरबीन से देखते हैं और बोलते हैं ये वही है जिसने चक्रव्यूह तोड़ना अपनी माँ के पेट से सीखा है और वो अभिमन्यु होता है जो पुलिस वालों की ड्रेस में आया होता है। वो रिशु के पास पहुंच जाता है और बोलता है अगर दिलरुबा मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं धोखेबाज लोगों को कभी माफ नहीं करता हूँ। और वो दिलरुबा की तरफ गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ रिशु अभिमन्यु के ऊपर हमला कर देता है और दोनों में भिड़ंत स्टार्ट हो जाती है। हाथापाई में दिलरुबा को वो गन मिल जाती है, लेकिन तभी दिलरुबा का पैर फिसल जाता है और वो ब्रिज का एक हिस्सा पकड़कर लटक जाती है और रिशु उसे बचाने की कोशिश करता है। अब अभिमन्यु दोनों को ब्रिज से नीचे गिराना चाहता है। वो दोनों को ब्रिज से नीचे यमुना नदी में गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि यमुना नदी में बहुत सारे मगरमच्छ आ गए थे। इसका मतलब अगर वो दोनों को नीचे गिरा देता तो दोनों ही मारे जाएंगे। अभिमन्यु पूरी ताकत से दोनों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। अब रिशु अभिमन्यु को पकड़ लेता है और तीनों नदी में गिर जाते हैं। पुलिस वाले भागते हुए ब्रिज के ऊपर आते हैं और टॉर्च से नीचे देखते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। उन्हें भी पता चल जाता है कि यहाँ से नीचे गिरने के बाद उनका बचना नामुमकिन है। फिर सर्च ऑपरेशन टीम भी आ जाती है ताकि उन्हें डेड बॉडी या बॉडी पार्ट में से कुछ भी मिल सके, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता सिवाय मगरमच्छ के। और हायर पुलिस डिपार्टमेंट को भी लगता है कि उन लोगों को मगरमच्छ ने ही खा लिया होगा, इसलिए उन्हें ये फाइल बंद कर देनी चाहिए। तभी मिंटू चाचा ऑब्जेक्शन करते हैं और वो पूछते हैं कि बताओ इन तीनों की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता था, और वो बताते हैं कि इन तीनों की मौत से सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं 3 लोगों को हो सकता था, क्योंकि अगर ये जिंदा पकड़े जाते तो तीनों को ही जेल होती, और अगर ये साबित कर देते हैं कि ये मर चुके हैं तो ये अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। और वो बताते हैं कि अभिमन्यु की क्लिनिक वाली गली से उन्हें सीसीटीवी से वीडियो मिला है जिससे उन्हें लंदन नाम के सपेरे के बारे में पता चला है, जिसकी मदद से अभिमन्यु ने अपनी फैमिली को मारा था। लेकिन लंदन बाद में अभिमन्यु को ब्लैकमेल करने लगा। सीसीटीवी की वीडियो से पता चला है कि एक बार अभिमन्यु की क्लिनिक पर लंदन आया था, उसके बाद से उसका कोई भी अता पता नहीं चला। और सीसीटीवी वीडियो में ये भी पता चलता है कि पूनम रिशु से मिलने आई थी और उस दिन के बाद से उसका भी कुछ अता पता नहीं चला। हमें जो 2 जली हुई लाशें मिली थी वो और कोई नहीं लंदन और पूनम की ही थी। अभिमन्यु बायोलॉजी का बहुत बड़ा टॉपर था, इसलिए उसे पता था कि इस मर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन पुलिस वालों को डीएनए टेस्ट से पता चल गया था कि ये लाशें अभिमन्यु और रिशु की नहीं है, जिसके बाद अभिमन्यु के घर के पास वाले सीसीटीवी कैमरा से पता चलता है कि शाम 7 बजे अभिमन्यु और दिलरुबा आते हैं और 15 मिनट बाद एक आदमी और अभिमन्यु के घर आ जाता है। और तकरीबन 10 बजे दिलरुबा बारिश में पागलों की तरह भीगते हुए पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। दिलरुबा के जाने के
बाद अभिमन्यु और रिसु वहाँ से स्कूटर से बाहर आते हैं। वो दोनों साथ में थे तो हो सकता है उन दोनों ने आगे के लिए कोई प्लानिंग जरूर करी हो। एसीपी सर को फिर भी लगता है कि वो दोनों नदी में गिर गए थे, जिसके कारण दोनों को मगरमच्छ खा गए होंगे और वो दोनों ही मर गए हैं, इसलिए हमें ये फाइल बंद कर देनी चाहिए। फिर कुछ महीनों बाद हमें हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दिलरुबा उदास बैठी थी। वो उस रात को याद कर रही थी जब वो तीनों नदी में गिरे थे। तब दिलरुबा और अभिमन्यु तो बच गए थे, लेकिन रिसु को मगरमच्छ ने खा लिया था और वो दोनों भागकर हिमाचल प्रदेश आ गए, यहीं रहने लगे। दिलरुबा बच्चों को पढ़ाती थी और अभिमन्यु एक छोटा मोटा क्लिनिक चलाता था। जब दिलरुबा बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी एक बच्चे की नोटबुक में उसे दिनेश पंडित की कुछ लाइनें लिखी हुई दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं मोंटू चाचा को, जिनके पास वही मगरमच्छ का शिकंजा वाली बुक होती है, जिसमें पहले पेज पर लिखा होता है इस बुक की सिर्फ 3 कॉपी है, जिसमें से आप एक पढ़ रहे हो। और इस बुक को पढ़ने के बाद मोंटू चाचा को सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से प्लानिंग करी थी यहाँ से निकलने की। जब दिलरुबा लॉकअप में थी तो अभिमन्यु और रिसु ने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया था। उनके पास 3 दिन का वक्त था। वो रात को उसी ब्रिज के नीचे पहुँचते हैं जानवरों का बहुत सारा गोश्त लेकर और उसे हर थोड़ी दूर पे फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे मगरमच्छ भी धीरे धीरे ब्रिज से दूर होने लगते हैं। ऐसा करते करते वो 3 दिन के अंदर मगरमच्छ को 12 किलोमीटर दूर तक ले जाते हैं और अब ब्रिज के आसपास कोई भी मगरमच्छ नहीं था और वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से उस रात को ब्रिज से कूद जाते हैं। उनके पास पानी में डूबने से बचने के लिए कुछ उपकरण भी थे और मिंटू चाचा की किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, अगर ये कहानी आपको रोमांचक लगी है तो अंत उससे भी रोमांचक होने वाला है, जिसमें 20 मार्च का दिन और शाम 6 बजे का वक्त और तोता मैना लवर्स पॉइंट का एड्रेस लिखा होता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु के टिफिन से एक पर्ची बाहर निकलती है जिसमें तोता मैना लवर्स पॉइंट का एड्रेस लिखा होता है। फिर हमें तोता मैना लवर्स पॉइंट दिखाया जाता है जहां दिलरुबा बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे खड़ी थी और नीचे गहरी खाई थी जहां एक झरना भी बह रहा था। दिलरुबा अभिमन्यु को बताती है, रिसु के गुजर जाने के बाद मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि उस रात को आखिर क्या हुआ था। तभी वहाँ पर मिंटू चाचा भी आ जाते हैं और हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है। जब आपको याद ही होगा, अभिमन्यु अपनी अलमारी दिखाता है दिलरुबा को और उसका हाथ मसलते हुए उसका सर टेबल में लड़ा देता है। उस रात जब अभिमन्यु और दिलरुबा साथ में होते हैं तभी वहाँ रिसु क्लिनिक से भागकर आ जाता है। रिसु को देखकर दिलरुबा का पैर फिसल जाता है जिससे उसका सर टेबल से टकरा जाता है और फिर थोड़ी देर बाद जब दिलरुबा को होश आता है तो वो तीनों मिलकर इस झंझट से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। अभिमन्यु उन्हें मगरमच्छ का शिकंजा वाली किताब दिखाता है और बोलता है, अगर हम इसके हिसाब से चले तो हम तीनों बच सकते हैं और कानून की नजर में मरकर हम अपना जीवन आजादी से जी सकते हैं। और जिस रात ये तीनों यमुना नदी में गिरे थे वो नदी पार करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिसु को हो रही थी क्योंकि उसका एक हाथ नहीं था और अभिमन्यु ने देखा एक मगरमच्छ उसके पास आ रहा है तो उसने रिसु का नकली वाला हाथ भी निकाल दिया ताकि वो किसी भी हाल में बच ना पाए और इसीलिए रिसु को मगरमच्छ ने खा लिया था। तब तक दिलरुबा को लगता है कि रिसु की मौत एक हादसा थी और उसे अभिमन्यु पर बिल्कुल भी शक नहीं होता है, लेकिन अब दिलरुबा को सब कुछ पता चल गया था तो वो अभिमन्यु से बोलती है, अगर वो रिसु की नहीं हुई तो वो किसी की नहीं हो सकती। जिसके बाद वो लवर्स पॉइंट से कूद के अपनी जान दे देती है और अब मिंटू चाचा अभिमन्यु को गिरफ्तार करके अपने साथ वापस ले जाने वाले थे। तभी अभिमन्यु बोलता है, तुम्हें उसकी लाश तो नहीं मिली होगी, और वो ये बोलने के बाद जोर से हंसने लगता है। फिर एक बार हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब अभिमन्यु ने रिसु का नकली हाथ निकाल दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। इससे पहले कि मगरमच्छ रिसु को खा जाता, रिसु ने अपना हाथ मगरमच्छ के मुंह में फंसा दिया था और किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और अभिमन्यु को, मिंटू चाचा को और दिलरुबा को लवर्स पॉइंट पे बुलाने वाला भी रिसु ही था। और दिलरुबा जो नीचे खाई में कूद जाती है वो अभी मरी नहीं थी क्योंकि वो वहाँ गिरी थी जहाँ झरने का पानी गिरने से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और उस गड्ढे में झरने का पानी भरा हुआ था और वो पानी में गिरती है और उसकी जान बच जाती है। ये सीन देखने के बाद मेरे दिल से एक ही आवाज आती है, तुम तो हमने भी देखी है प्रधान। खैर हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी लाइन की तरफ और फिर दिलरुबा वहाँ से बाहर आती है और बाहर उसे रिसु मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और जब मिंटू चाचा अभिमन्यु को वापस ले जा रहे थे तब हमें एक सीक्रेट और पता चलता है कि दिनेश पंडित अभिमन्यु के फादर हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूं।